नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की क्लास जीके की पाठशाला में, जिसमें मैं पढ़ा रही हूँ आपको कंप्लीट इंडियन पॉलिटी। तो दोस्तों, वक्त के साथ लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, वक्त के साथ लड़कर जो अपना नसीब बदलते, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोचें, कल क्या होगा कभी ना सोचें, क्या पता कल वक्त खुद आपकी तस्वीर बदल दे, क्या पता कल वक्त खुद आपकी तस्वीर बदल दें। तो दोस्तों, वक्त तो कभी नहीं रुकता है, आप जानते हैं, और हमें वक्त के साथ चलते जाना है, टाइम से अपना काम करते जाना है और अपनी पढ़ाई करते जानी है। तो कब हमारी लाइफ चेंज हो जाए कुछ पता नहीं है, लेकिन उसके लिए हमें कर्म करना है, तभी हमारी लाइफ जो है वो चेंज होगी। तो दोस्तों, हम अपनी पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे मौर्य मिंटो सुधार अधिनियम 1909, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। अब उसके बाद क्या निकल कर आया, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 अब आया है। तो दोस्तों, आपने देखा ना कि कैसे पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगालियों को यहाँ से हटाकर भारत से अंग्रेज़ों ने अपना शासन स्थापित कर लिया, फिर लड़ाई करी। फिर जब लड़ाई करके वो जीत गए तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब हम अपना यहाँ शासन बना लें। फिर उन्होंने अपने ये अधिनियम बना लिए, कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी ने लागू करे और कुछ ब्रिटिश पार्लियामेंट ने लागू करे। तो देखिए कैसे हम, जैसे एक धागे में बिल्कुल माला पिरोई जाती है, वैसे ही हर टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो अगर हम हर टॉपिक को बिल्कुल लिंक उसका पकड़ कर चलते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे कि कैसे कौन सा नियम आया, क्या इसमें क्या चीज़ें बदली, क्या बदलाव आए, तो अगर हम वैसे ही लाइन बारी से अगर पढ़ते रहेंगे तो हमें बहुत जल्दी समझ में आएगा। और अगर डिफरेंट वे में पढ़ते जाएंगे, कभी हमने पढ़ लिया भारत मौर्य मिंटो सुधार अधिनियम 1909 पढ़ लिया, कभी हमने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ लिया, तो हमें नहीं समझ में आएगा। अब हमें डीपली समझ में आ गया है ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कौन से नियम लागू करे और भारत शासन अधिनियम ने कौन से नियम लागू करे, हमें पता चल गया है ना। तो इसी तरह हर टॉपिक को दूसरे टॉपिक से जोड़ जोड़ कर पढ़िए। पढ़ा तो मैं रही हूँ आपको, आप बस समझने की कोशिश करिए कि मैं क्या समझा रही हूँ, और पिछली क्लास से अटैच करके उसे पढ़िए कि पिछली क्लास में क्या हुआ था, उसमें क्या पढ़ाया था और अब आगे क्या पढ़ाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों। तो अब भारत शासन अधिनियम आया 1935, और इस अधिनियम का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर पड़ा, भारतीय संविधान पर पड़ा। किस पर पड़ा, भारतीय संविधान पर पड़ा। इस अधिनियम में जो क्राउन था, मतलब कि जो राजा था वो था जॉर्ज पंचम और वायसराय था वेलिंगटन। ठीक है दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 में। और इस अधिनियम को मील का पत्थर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई प्रस्तावना नहीं थी, इस अधिनियम में लिखित संविधान नहीं था, ना ही मौलिक अधिकार थे और ना ही मौलिक कर्तव्य थे। क्या था, क्या क्या नहीं था, ना प्रस्तावना थी, ना मौलिक अधिकार थे, ना मौलिक कर्तव्य थे। इसलिए इस अधिनियम को क्या कहा गया, मील का पत्थर कहा गया। इसमें 14 भाग, 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। कितने भाग, 14 भाग, 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां इस अधिनियम में थी। 1935 के अधिनियम को संवैधानिक निरंकुशता वाला नियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संवैधानिक निरंकुशता वाला नियम। कौन से अधिनियम को कहा जाता है, कभी क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या लिखेंगे आप, भारत शासन अधिनियम 1935 कहेंगे। अब संवैधानिक निरंकुशता क्या होती है, ये भी थोड़ा पढ़ लीजिए। इसमें राज्यपालों के पास प्रांतों के कार्यकारी अधिकार होंगे, राज्यपालों के पास प्रांतों के कार्यकारी अधिकार होंगे और
ब्रिटिश क्राउन की ओर से केंद्र की शक्तियां किसके पास होंगी? गवर्नर जनरल के पास होंगी। ये होता है संवैधानिक निरंकुशता, मतलब अधिकार खुद उनके पास नहीं होंगे, उनके ऊपर कौन शासन करेगा? या तो वायसराय या फिर राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, अब इसके प्रावधान क्या है? अखिल भारतीय संघ की स्थापना, अखिल भारतीय संघ की स्थापना इसके प्रावधान के अंतर्गत आता है। इसमें पूरे भारत को राज्यों और केंद्रों में बांट दिया जाएगा। क्या करा जाएगा? इस अधिनियम में पूरे भारत को राज्यों और केंद्रों में बांट दिया जाएगा। उनके मध्य शक्तियों का विभाजन भी किया जाएगा। राज्यों और केंद्रों के बीच शक्तियों का विभाजन भी किया जाएगा। इस अधिनियम में कहा गया कि भारत को 11 प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नरों, 6 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों, कमिश्नरी क्षेत्रों में, किसमें? 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों में और देशी रियासतों में बांटना पड़ेगा। तो इस अधिनियम में क्या कहा गया कि भारत को 11 प्रांतों में, 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों में और देशी रियासतों में बांटना पड़ेगा। अब जब बांटना है तो अब उसके लिए क्या बनेंगी? इनके लिए जो शक्तियां हैं इनकी, तो उनके लिए क्या बनेगी? सूचियां बनेगी, और उन सूचियों को क्या नाम दिया जाएगा? शक्तियों के विभाजन के लिए, क्योंकि इनको अब जो शक्तियां मिलेंगी, क्योंकि पूरे भारत को राज्यों और केंद्रों में बांट दिया जाएगा और उनके मध्य शक्तियों का विभाजन भी किया जाएगा, और इन्हें अलग 11 प्रांतों में, चीफ कमिश्नरों में, देशी रियासतों में भी बांटना है। अब इन शक्तियों के लिए सूची बनाई जाएगी। अब सूचियां कौन सी हैं? इस अधिनियम के तहत संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची का प्रावधान रखा गया। संघ पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? केंद्र के पास होगा, मतलब वायसराय के पास होगा। राज्य सूची पर राज्य कानून बनाएंगे। समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाएंगे, और अवशिष्ट सूची जो है केंद्र या वायसराय के पास होगी। समझे आप कि संघ पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास होगा या वायसराय के पास होगा। राज्य सूची पर राज्य कानून बनाएंगे। समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाएंगे, और अवशिष्ट सूची पर केंद्र या वायसराय के पास अधिकार होंगे। अखिल भारतीय संघ, अब ये जो अखिल भारतीय संघ है ये लागू नहीं हो पाया। अब क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि अखिल भारतीय संघ में जो देशी रियासतें थी ना, ये देशी रियासतें, इनसे क्या कह दिया गया कि चाहे तो आप संघ का हिस्सा बन सकते हैं और चाहे तो आप संघ का हिस्सा नहीं बन सकते हैं, ऐसा इनसे कह दिया गया। इसलिए अखिल भारतीय संघ लागू नहीं हो पाया। अब प्रांतों में क्या करा? 1919 में जो केंद्र में द्विसदनात्मक शक्तियां थी और राज्य में द्वैत शासन प्रारंभ हुआ था, ये द्वैत शासन 1935 के अधिनियम में खत्म कर दिया गया। 1919 में पढ़ाया था ना मैंने आपको, द्विसदनात्मक शक्तियां और द्वैत शासन, डायरकी पढ़ाया था। तो द्वैत शासन जो है वो 1935 के अधिनियम में समाप्त कर दिया गया, और प्रांतों में अब क्या करवाए जाएंगे? 1937 में चुनाव करवाए जाएंगे। तो ये सारे पॉइंट थे। अब आप बताइए मुझे सूचियों के नाम। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। संघ सूची में कौन कानून बनाएंगे? केंद्र या वायसराय के द्वारा कानून बनाया जाएगा। राज्य सूची में राज्य के द्वारा। समवर्ती सूची में केंद्र या राज्य, नहीं, राज्य या केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाएंगे समवर्ती सूची में। और अवशिष्ट सूची में, इसमें भी केंद्र या वायसराय के पास सारे अधिकार होंगे। और संवैधानिक निरंकुशता वाला अधिनियम किसे कहा गया? भारत शासन अधिनियम 1935 को कहा गया। किसे कहा गया?
भारत शासन अधिनियम 1935 को कहा गया। तो दोस्तों समझ में आया आपको ये सारा टॉपिक? बहुत इजी वे में पढ़ाया है मैंने आपको, बहुत अच्छे से समझाया है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ देख लीजिए, बाकी आप एक बार रिपीट करके और सुन लीजिएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। बहुत आम बोलचाल की भाषा में मैंने ये लिखा है सारा। क्यों लिखा है? क्योंकि किताबी भाषा में तो आप अपने घर में भी पढ़ रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं, तो आपको किताबी भाषा में याद हुआ कभी? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दोस्तों किताबी भाषा जो होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, और आते भी हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर हमें वो किताबी भाषा को समझ में ही नहीं आई तो क्या फ़ायदा उस किताब को पढ़ने का? उसे अगर हम समझ के पढ़ लेंगे तो हमें सारे टॉपिक समझ में आ जाएंगे, और जब सारे टॉपिक समझ में आ जाएंगे तो हम आसानी से क्वेश्चन आंसर को ठीक कर देंगे, क्वेश्चन समझकर अपने आंसर सही कर देंगे। अब मैंने आपको बताया जैसे भारत शासन अधिनियम आ गया 1935 के बारे में, तो अब इसे आपने जैसे पढ़ लिया है, मैंने आपको ये समझा दिया है। अगर अब डिफरेंट थोड़ी लैंग्वेज, किताबी लैंग्वेज में भी क्वेश्चन आ गया तो आप इसे आराम से कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि आपको ये समझ में आ गया है। आया है ना आपको कि इस अधिनियम को मील का पत्थर कहा गया है, क्योंकि इसमें कोई प्रस्तावना नहीं है, इसमें लिखित संविधान नहीं है, ना ही मौलिक अधिकार थे और ना ही मौलिक कर्तव्य थे। अब इसी से रिलेटेड आ गए कि क्या भारत शासन अधिनियम में मौलिक अधिकार थे, मौलिक कर्तव्य थे या प्रस्तावना थी? अब आपको पता है कि नहीं थे, तो आप क्या करेंगे? नहीं थे में टिक लगाएंगे। तो वैसे ही है दोस्तों कि किताब से तो हर कोई पढ़ लेता है, मगर किताबी लैंग्वेज के समझाने के लिए किताबी लैंग्वेज को एक शिक्षक की ज़रूरत पड़ती है, और जो समझा दे, जिसका समझ में आ जाए, वही अच्छा शिक्षक कहलाता है। और हर बच्चे को अलग अलग शिक्षकों की भाषा समझ में आती है, उनकी समझाने का तरीका समझ में आता है। तो दोस्तों अगर आपको कुछ भी अगर समझ में ना आए, कोई टॉपिक समझ में ना आए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे भी लिख कर दे सकते हैं, मैं आपको अपनी अगली क्लास में वो समझा दूंगी। ठीक है दोस्तों, तो मेरी क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को पूरी वॉच करिएगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे पूरा देखिए, क्योंकि आधी अधूरी, तो अगर आप आधी अधूरी फिल्म भी देख लेंगे, मूवी भी देख लेंगे, तो आपको कुछ समझ में आएगा? आपको उत्सुकता होगी ना कि आगे क्या होने वाला है। तो वैसे ही पढ़ाई भी है, आप वीडियो देख रहे हैं पढ़ाई से रिलेटेड, तो उसे पूरी देखिए, तभी तो उसका कुछ बेनिफिट होगा। आधी अधूरी पढ़ाई करके क्या फ़ायदा? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, खुश रहें, और मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। धन्यवाद।